नमस्कार, अभिवादन। मैं दुर्गेंद्र चौहान। उत्तर प्रदेश की राजनीति बहुत ही दिलचस्प है और पूरे देश की दिलचस्पी यहाँ की राजनीति में रहती है, क्योंकि यहाँ पर चुनाव में परिवारवाद और माफियावाद दोनों ही अहम मुद्दे हैं और अहमियत भी काफ़ी रखते हैं। साफ सुथरी छवि वाला जो दल भी माफिया को चाहे अपने सहयोगी दलों की मदद से चुनाव में एंट्री करा रहा हो, लेकिन ये ऐसा हो रहा है या फिर बैकडोर से। जिन दलों के चेहरे चाल चरित्र बहुत साफ बताए जाते हैं, वो भी अपने सहयोगी दलों के जरिए राजनीति में अपने सीटों को जीतने के लिए माफिया का इस्तेमाल करते रहे हैं। पूर्व में बहुत सारे दागी उम्मीदवार यूपी से चुनाव जीतते रहे हैं, बहुत सारे माफिया जमींदोज हो गए, लेकिन उनके लड़के बच्चे परिवार के लोग आज भी राजनीति में सक्रिय हैं और कम से कम उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल की राजनीति को तो बहुत प्रभावित करते ही हैं। इन दिनों माफियावाद के अलावा जो सबसे बड़ी चर्चा है इस देश में प्रधानमंत्री ने छेड़ी है लालू प्रसाद यादव के बयान के बाद, वो है परिवारवाद। लेकिन जो राजनीतिक दल माफियावाद को पोसते हैं वो कहीं ना कहीं सीधे तौर पर परिवारवादी भी हैं, परिवारवादी पार्टियां भी हैं। माफियावाद का सभी राजनीतिक दल फायदा लेते हैं। यूपी में माफिया की राजनीति का केंद्र, जैसा मैंने कहा, पूर्वांचल है और फिलहाल नया अखाड़ा जौनपुर है। भारतीय जनता पार्टी के एक सहयोगी दल से माफिया पूर्व सांसद धनंजय सिंह टिकट मांग रहे थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने वहां महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कृपा शंकर सिंह को टिकट लेकर भेज दिया। सवाल यह है कि एक एक सीट नरेंद्र मोदी और उनकी पार्टी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। पिछली बार लोकसभा जौनपुर भारतीय जनता पार्टी हारी थी। सपा और बसपा के गठबंधन से श्याम सिंह यादव एमपी बने थे, तो ये सीट बहुत अहम रखती है। और धनंजय के बीजेपी के एक बहुत बड़े नेता से पुराने कुछ 36 के आंकड़े भी हैं। जौनपुर में धनंजय और अभय सिंह पूर्वांचल के दोनों बाहुबली हैं और दोनों का अपना अपना वजूद है। और धनंजय और अभय सिंह में 36 का आंकड़ा इन दिनों हो गया है। अभय सिंह गोसाईगंज से विधायक हैं समाजवादी पार्टी के, लेकिन पाला बदल कर वो भारतीय जनता पार्टी के खेमे में खड़े हैं। अभी भाजपा में शामिल नहीं हुए हैं। हो सकता बैकडोर से कहीं किसी दल से वो भी भाजपा में शामिल हो जाएं या किसी दल से लोकसभा का चुनाव लड़ते नजर आएं जो भाजपा का सहयोगी दल है। लेकिन संजय सेठ को राज्यसभा पहुंचाने में जो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार रहे हैं राज्यसभा चुनाव में, उसमें अभय सिंह का बड़ा योगदान है। अभय सिंह के साथ डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक की वो तस्वीरें शायद ही कोई भूला हो, जो मतदान के दिन हाथ लहरा रहे थे। लेकिन अभय सिंह कोई ऐसे वैसे किसी मंदिर के पुजारी नहीं है, वो भी एक अच्छे खासे बड़े माफिया हैं। और अभय सिंह के बारे में क्या कहने, धनंजय सिंह से उनकी 36 का आंकड़ा है। जब धनंजय सिंह बीजेपी में लगे थे तो अभय सिंह सपा में थे। अब बीजेपी के करीब जब अभय सिंह आए तो धनंजय सिंह के दुर्दिन आ गए। धनंजय सिंह ने आज कहा भी, जब उनको 7 साल की सजा कोर्ट ने सुनाई तो उन्होंने कहा भी कि मुझे चुनाव लड़ने से रोकने के लिए ये किया गया है। इशारा कृपा शंकर सिंह की तरफ है और अपने दुश्मनों की तरफ है। फिलहाल पूर्वांचल के माफिया का जो युद्ध क्षेत्र है वो जौनपुर बनता नजर आ रहा है। धनंजय सिंह सलाखों के पीछे पहुंच गए हैं। ओम प्रकाश राजभर भी एक ऐसे नेता हैं जो मुख्तार अंसारी के बेटे को विधानसभा अपने टिकट पर भेज चुके हैं और ओम प्रकाश राजभर भाजपा सरकार में मंत्री हैं। हाल ही में एक बयान में उन्होंने कहा था कि ब्रजेश सिंह उनकी पार्टी से चुनाव लड़ना चाहते हैं। ब्रजेश सिंह कुख्यात बाहुबली, भाजपा के समर्थन से वो, उनके परिवार के लोग कई बार एमएलसी, मौजूदा भी वो एमएलसी हैं। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या राजभर मुख्तार के बाद माफिया ब्रजेश सिंह को भी गले लगाएंगे, और क्या ये राजनीतिक दल केवल जनता को डाइवर्ट करते हैं? क्या इनके चेहरे अलग अलग हैं? क्या ये माफिया को भी पोसते हैं और अपने परिवार को भी पोसते हैं? मंथन में बड़ा सवाल।
जेल जाने से पूर्व धनंजय सिंह का एक वीडियो वायरल हो रहा है। प्रतापगढ़ के एक सपा के नेता राहुल सिंह की शादी का वीडियो है। वो काफ़ी चर्चा में है। अखिलेश यादव से वो मिलते हैं, गर्मजोशी के साथ में अखिलेश यादव भी उनसे बातचीत करते नजर आते हैं और इसको लेकर तरह तरह की चर्चा भी होती है। दरअसल धनंजय सिंह और अखिलेश प्रतापगढ़ के सपा नेता राहुल सिंह की शादी समारोह में मिले थे। सूत्र ये भी कहते हैं कि उनकी आपस में बात भी हुई, कुछ चीज़ें भी हुई और धनंजय सिंह ने तो यहाँ तक कहा कि वो इंडिया वाले गठबंधन की झोली में समाजवादी पार्टी के टिकट से कैसे सीट छीनकर ला सकते हैं और इंडिया वाले गठबंधन को ये सीट उसकी झोली में डाल सकते हैं। ये बात धनंजय सिंह ने समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष से कही, लेकिन खबर ये है कि अखिलेश यादव धनंजय सिंह को टिकट देने से बहुत सहमत नहीं हुए। बात नहीं बनी तो धनंजय सिंह दाएं बाएं से लग गए, लेकिन उनकी मुलाकात काफ़ी चर्चा में है। और अगर देखा जाए तो बहुत सारे दलों से वो टिकट मांग चुके। पिछला जो उनकी पत्नी श्रीकला रेड्डी वो चुनाव लड़ी थी, वो अपने आप में बड़ा ऐतिहासिक चुनाव रहा है। भाजपा की अधिकृत उम्मीदवार मौजूदा विधायक शाहगंज जो है रमेश सिंह उनकी पत्नी थी और ये अपना दल का जो उम्मीदवार था वो रास्ते से हट गया, धनंजय सिंह के उसमें बैठ गया और श्रीकला रेड्डी जिला पंचायत अध्यक्ष हो गई। तो बहुत सारे अपना दल कमेरावादी, अनुप्रिया पटेल, तमाम दलों से वो संपर्क में थे। लेकिन ये तय है कि लोकसभा जो जौनपुर है वो या पूर्वांचल है, वहाँ माफिया, चाहे वो धनंजय हों चाहे मुख्तार हों, उनके भाई अफजाल चुनाव लड़ते हैं, ये बहुत अहमियत रखते हैं। और कम से कम जो पूर्वांचल की बहुत सारी सीटें हैं वो अपने आप में बड़ी महत्वपूर्ण हैं। ये कोई दल जो भी आप देखते हैं, भारतीय जनता पार्टी चाल चरित चेहरे वाली पार्टी, लेकिन आप ये देखिए कुल मिलाकर कि जितने भी ये जो आपकी स्क्रीन पर चल रहे हैं ये बाकायदे अपना दल सोनेलाल के संरक्षक अतीक भी रह चुके हैं, माफिया उदय प्रताप भी रह चुके हैं, बबलू श्रीवास्तव चुनाव लड़ चुके हैं, धनंजय सिंह की पत्नी शशिकला निर्दलीय जीती हैं, अपना दल की उम्मीदवार हट गई थी, उनके समर्थन से जीती हैं। खब्बू तिवारी ये भी संरक्षक अपना दल में रहे हैं। तो एक से एक माफिया, एक से एक गुंडे मवाली जो ये दल हैं, ये अपने आप में इन बबलू श्रीवास्तव भी चुनाव लड़ चुके हैं, अपना दल से ही मुन्ना बजरंगी की पत्नी भी चुनाव लड़ चुकी हैं। तो ये जो दल हैं जिनके हम नाम ले रहे हैं, ये परिवारवादी भी हैं और माफियावादी भी हैं। समाजवादी पार्टी पर आरोप लगता है माफिया को उत्तर प्रदेश में बढ़ाने का, पालने पोसने का, गुंडा राज कायम करने का। हो सकता है ऐसा किया हो उन्होंने या करते रहे हो, लेकिन जो ये दल गठबंधन में हैं, क्या ये अछूते हैं क्या इससे? ये बड़ा सवाल है। एक रिपोर्ट देखिए। लोकसभा चुनाव की सियासी बिसात बिछाई जाने लगी है। वैसे वैसे उत्तर प्रदेश की राजनीति दिलचस्प मोड़ लेती जा रही है। यही चुनाव नहीं बल्कि इससे पहले भी जितने चुनाव हुए उनमें माफियावाद और परिवारवाद की झलक देखने को मिली। चाहे 2022 का विधानसभा चुनाव देख लें या फिर आने वाला 2024 का लोकसभा चुनाव हो, अपने वर्चस्व और राजनीतिक फायदे के लिए माफिया राजनीतिक पार्टियों का दामन थाम रहे हैं। इन दिनों इसका केंद्र बना हुआ है यूपी का पूर्वांचल। पूर्वांचल के जौनपुर में सियासी हलचल तेज हो गई है। सपा विधायक अभय सिंह का सपा से मोह भंग हो गया है और अब बीजेपी के करीब आते दिखाई दे रहे हैं। वहीं धनंजय सिंह भी बीजेपी के करीबी रहे हैं, लेकिन जैसे ही अभय सिंह ने राज्यसभा के चुनाव में बीजेपी का समर्थन किया तो धनंजय सिंह का सारा समीकरण बिगड़ गया। इससे पहले मुख्तार अंसारी, अफजाल अंसारी समेत तमाम ऐसे नेता जो पूर्वांचल की राजनीति में एक रसूख रखते थे, वह सभी राजनीति में सक्रिय दिखाई दिए। अगर हम बात करें कि माफियाओं को सबसे ज्यादा संरक्षण किसे मिला, तो समाजवादी पार्टी और अपना दल के साथ बीएसपी निषाद पार्टी का नाम लिया जाता रहा है। जानकारी के मुताबिक अपना दल माफियाओं को पोषित करने वाली पार्टी के नाम से जानी जाती है। इसके उदाहरण के तौर पर अगर देखें तो मुन्ना बजरंगी, बबलू श्रीवास्तव जो कि डी गैंग के अपराधी हैं, उदय प्रताप सिंह जो अभी जेल में बंद है, इसके साथ ही अतीक अहमद भी अपना दल के नेता रहे हैं। इतना ही नहीं, धनंजय सिंह की पत्नी शशिकला को जिला अध्यक्ष बनाने में आशीष पटेल का बहुत बड़ा हाथ रहा है। वहीं अगर बात की जाए निषाद पार्टी की,
तो निषाद पार्टी भी धनंजय सिंह को बढ़ावा देती रही है। तमाम माफियाओं निषाद पार्टी का कनेक्शन भी रहा है। राज्यसभा चुनाव और उसके बाद के जोड़ तोड़ ने यूपी के 9 बाहुबलियों को संजीवनी दे दी है। 2022 के बाद सियासी पर्दे से गायब ये बाहुबली लोकसभा चुनाव में अब दम दिखाने को बेताब हैं। इनमें अधिकांश बाहुबली पूर्वांचल और अवध क्षेत्र के हैं। इन बाहुबलियों का अगर सिक्का चलता है तो यूपी में कम से कम 12 लोकसभा सीटों का समीकरण उलट पलट हो सकता है। उत्तर प्रदेश में लोकसभा की कुल 80 सीटें हैं। इतना ही नहीं, यूपी की सियासत में यह पहली बार होगा जब लोकसभा चुनाव के दौरान राज्य के अधिकांश बाहुबली सत्ताधारी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के लिए बैटिंग करते हुए दिखाई देंगे। अफजाल अंसारी, पूर्वांचल की गाजीपुर सीट से समाजवादी पार्टी ने अफजाल अंसारी को उम्मीदवार बनाया है। अफजाल पहले बहुजन समाज पार्टी में थे। अफजाल गैंगस्टर एक्ट में दोषी पाए जा चुके हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट से स्टे मिलने की वजह से वो चुनावी मैदान में है। अफजाल के भाई मुख्तार अंसारी की गिनती यूपी के बड़े बाहुबलियों में होती है। कोर्ट से सजा पा चुके मुख्तार अभी जेल में है। बात अफजाल की करें तो उनके खिलाफ भी कई गंभीर आरोपों में मुकदमा कायम है। 2019 के चुनाव में अफजाल ने केंद्रीय मंत्री मनोज सिन्हा को हराया था। गाजीपुर में अंसारी का पलड़ा भारी माना जा रहा है। इसकी 2 मुख्य वजह है। पहला, सपा ने 2022 के विधानसभा चुनाव में यहां एक तरफा जीत हासिल की थी और दूसरा, अल्पसंख्यक और पिछड़े समुदाय का समीकरण सपा के पक्ष में है। ब्रिजेश सिंह, गाजीपुर से बाहुबली ब्रिजेश सिंह के भी लड़ने की चर्चा है। ब्रिजेश सिंह के सुभाषपा के टिकट पर लड़ने की बात कही जा रही है। हालांकि अभी तक यह तस्वीर साफ नहीं हुई है कि एनडीए के भीतर यह सीट किसके खाते में जाएगी। बता दें कि ब्रिजेश सिंह की पत्नी वर्तमान में वाराणसी सीट से विधान परिषद सदस्य हैं। ब्रिजेश को मुख्तार का कट्टर सियासी दुश्मन माना जाता है। बहरहाल ब्रिजेश चुनाव लड़ते हैं तो गाजीपुर सीट का सियासी समीकरण नए सिरे से तय होगा। अभय सिंह, गोसाईगंज से सपा विधायक और बाहुबली नेता अभय सिंह ने राज्यसभा चुनाव में पाला बदल लिया है। 9 मुकदमे झेल रहे अभय सिंह अब बीजेपी के लिए काम करेंगे। अभय सिंह जिस विधानसभा से आते हैं वो अंबेडकर नगर लोकसभा में पड़ती है। बीजेपी 2019 और 2022 में अंबेडकर नगर बुरी तरह हारी थी। सपा ने इस बार लालजी वर्मा को यहां से उम्मीदवार बनाया है। बात अभय सिंह की करें तो अभय सिंह को यूपी में कभी मुख्तार अंसारी का करीबी माना जाता था। बता दें कि 2012 में मुलायम सिंह ने अभय सिंह को जेल में रहते हुए टिकट दिया था। वो चुनाव जीतने में कामयाब रहे और पहली बार विधायक बनकर सदन पहुंचे। 2017 में बीजेपी की सरकार आने के बाद अभय सिंह के बुरे दिन शुरू हो गए। हालांकि हालिया राज्यसभा चुनाव ने अभय सिंह की राजनीति को फिर से संजीवनी देने का काम किया है। धनंजय सिंह, जेडीयू के एनडीए में आने के बाद जौनपुर के बाहुबली नेता धनंजय सिंह भी सियासी तौर पर एक्टिव हो गए। 2022 चुनाव के बाद धनंजय सिंह सियासत में साइडलाइन हो गए थे। धनंजय सिंह की गिनती पूर्वांचल के बड़े बाहुबली नेता के रूप में होती है। चुनावी हलफनामों के मुताबिक सिंह के खिलाफ 10 एफआईआर रजिस्टर्ड है। यह मुकदमा दिल्ली से लेकर लखनऊ और जौनपुर तक में दर्ज है। 2022 में धनंजय सिंह द्वारा फाइल एफिडेविट की माने तो उन पर हत्या के प्रयास, किडनैपिंग जैसे गंभीर आरोप। सियासी मजबूती की बात करें तो जौनपुर सीट पर धनंजय सिंह की मजबूत पकड़ है। वो 2009 में यहाँ से सांसद भी रह चुके हैं। 2022 में मल्हनी विधानसभा से धनंजय को 79,000 वोट मिले थे। लोकसभा चुनाव से पहले प्रवर्तन निदेशालय की एक कार्रवाई से पूर्वांचल के तिवारी परिवार को भी सियासी संजीवनी मिली है। तिवारी परिवार यानी हरिशंकर तिवारी का परिवार। हरिशंकर तिवारी परिवार वर्तमान में उनके बेटे भीष्म शंकर तिवारी और विनय शंकर तिवारी राजनीति में सक्रिय हैं। तिवारी परिवार का पूर्वांचल के बांसगांव, गोरखपुर और संत कबीर नगर सीट पर दबदबा है। ये तीनों सीटें वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के कब्जे में है। तिवारी परिवार से उनके बड़े बेटे भीष्म शंकर के संत कबीर नगर सीट से चुनाव लड़ने की अटकलें हैं। हरिशंकर तिवारी पहले बाहुबली नेता थे जो सत्ता के शीर्ष पर पहुंचे। उन्होंने अपने रहते हुए बेटे भीष्म शंकर को सांसद और विनय शंकर तिवारी को विधायक बनवाया। गोरखपुर में तिवारी परिवार का हाथा भी काफी मशहूर है। राकेश प्रताप सिंह, हालिया राज्यसभा चुनाव में सपा के गौरीगंज से विधायक राकेश प्रताप सिंह ने बगावत कर दी। चुनाव के दौरान राकेश ने बीजेपी उम्मीदवार संजय सेठ के पक्ष में मतदान किया। राकेश अमेठी जिले से आते हैं और उनकी गिनती इलाके के बाहुबली नेता के रूप में होती है। चुनावी हलफनामे के मुताबिक राकेश पर 2022 के चुनाव तक 4 एफआईआर दर्ज है। यह मुकदमा सुल्तानपुर और अमेठी के अलग अलग थानों में दर्ज है।
आईपीसी की 153, 506, 353 और 143 की धाराओं में केस दर्ज है। राकेश के बीजेपी में आने से अमेठी का सियासी समीकरण बदल जाएगा। यह सीट अभी बीजेपी के पास है, लेकिन कांग्रेस से गांधी परिवार के किसी सदस्य के लड़ने की यहाँ बात कही जा रही है। गायत्री प्रजापति, वहीं जेल में बंद बाहुबली नेता और पूर्व मंत्री गायत्री प्रजापति को भी राज्यसभा चुनाव ने संजीवनी दे दी है। गायत्री की पत्नी महाराजी प्रजापति अमेठी से सपा विधायक हैं, जिसने बीजेपी को समर्थन देने के लिए राज्यसभा चुनाव के दिन अब्सेंट हो गई। गायत्री प्रजापति पर गैंगस्टर, रेप, उत्पीड़न जैसे कई गंभीर आरोप के कई मामलों में उन्हें सजा मिल चुकी है। गायत्री की राजनीति उद्भव को अमेठी की सियासी समीकरण से जोड़कर देखा जा रहा है। अमेठी में कुम्हार वोटरों का दबदबा है और इसी को साधने के लिए सपा ने 2022 में गायत्री की पत्नी को टिकट दिया था। राजकिशोर सिंह, बस्ती के बाहुबली नेता और पूर्व मंत्री राजकिशोर सिंह भी लोकसभा चुनाव से पहले सियासत में एक्टिव हो गए हैं। सिंह समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी में रह चुके हैं। 2024 के चुनाव में राजकिशोर सिंह की नजर बस्ती और सोनभद्र सीट पर है। 2022 के विधानसभा चुनाव में राजकिशोर सिंह को बस्ती की हरैया सीट पर करीब 55,000 वोट मिले थे। बस्ती सीट पर अभी बीजेपी का कब्जा है और हरीश द्विवेदी यहां से सांसद हैं। राजनीति में बाहुबली नेताओं का दबदबा सालों से रहा है। ये बाहुबली नेता न सिर्फ वोटों को प्रभावित करते हैं, बल्कि चुनाव की गुणागणित भी पलटाते हैं। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। तो पूर्वांचल और अवध क्षेत्र मुद्दा देश में नो डाउट प्रधानमंत्री ने परिवार को लेकर एक मुद्दा छेड़ा है। परिवारवादी पार्टियों पर वो हमला करते हैं, लगातार सारी चीज़ें करते हैं और परिवार को लेकर वार पलटवार पूरे देश में। प्रधानमंत्री ने आज भी रैलियों में परिवार को लेकर हमले किए हैं। बिहार के बेतिया में बहुत विकास और परिवार दो मुद्दों को लेकर वो चल रहे हैं। लेकिन पूर्वांचल और अवध क्षेत्र में उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं, जहां 80 लोकसभा सीटें जीतने का दम भारतीय जनता पार्टी और उसका संगठन भर रहा है। और अगर देखा जाए तो अवध और पूर्वांचल की लगभग 12 लोकसभा सीटों पर जो सियासी समीकरण है वो बाहुबलियों या माफियावादी जो लोग हैं, बहुत सारे जो राजनीतिक दल परिवारवादी हैं, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं, लेकिन इनमें कुछ ऐसे भी हैं जो परिवारवादी भी हैं और माफियावादी भी हैं। तो इन माफियावादी जो माफिया हैं, जो दलों का संरक्षण पाके फलते फूलते हैं, वो एक तरीके से 12 लोकसभा सीटों को प्रभावित करते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो गठबंधन के जरिए अगर सीधे लोग नहीं पार्टी में जा सकते हैं या कोई नैतिकता का सवाल है, इस तरह की बातें हैं, तो वो कहीं ना कहीं बैकडोर से जाते हैं, किसी दूसरी पार्टी से जाते हैं। लेकिन वास्तव में दबदबा बाहुबलियों का है। जैसा मैंने कहा, नया अखाड़ा जौनपुर है, यहाँ भी कुछ दिलचस्प मुकाबला लोकसभा चुनाव में देखने को मिलेगा। बड़ा सवाल कि क्या प्लान बी के तहत माफिया धनंजय सिंह अपनी पत्नी श्रीकला रेड्डी को मैदान में उतारते हैं लोकसभा के लिए, या फिर उनको 7 साल की सजा हुई, वो चुनाव लड़ नहीं सकते, क्या सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, जल्दी से कोई राहत लेकर आएंगे, जैसे मुख्तार अंसारी के भाई अफजाल अंसारी लेकर आए हैं क्या? अगर उनको राहत मिलती हो, धनंजय लोकसभा का चुनाव खुद लड़ते हैं, तो फिर तस्वीर दूसरी होगी। बहुत सारे किंतु परंतु हैं। हमारे साथ मेहमानों का पैनल जुड़ गया है मंथन में। पवन गोयल, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, स्वागत, नमस्कार पवन जी। डीपी यादव, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, यादव जी स्वागत, धन्यवाद। राघवेंद्र सिंह राजू, राजनीतिक विश्लेषक, हमारे साथ जुड़ गए हैं, बहुत धन्यवाद। दीपक सिंह, वरिष्ठ पत्रकार, जौनपुर से जुड़े हुए हैं, और भूपेंद्र द्विवेदी, वरिष्ठ पत्रकार, बलिया से जुड़े हैं। आज हमने जो हमारे क्षेत्रीय पत्रकार साथी हैं, बहुत सारे जो नेशनल मीडिया है वो दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, लखनऊ के पत्रकारों को अपने चर्चा में बैठाता है, और फिर वो जो बड़े शहरों में बैठकर उनका एक नज़रिया वो अपना रखते हैं। हमने आज इस बात की कोशिश की है कि हमारे वो साथी आज हमारे साथ एक चर्चा में जुड़ो जो ज़मीन पर दिन भर काम करते हैं, क्योंकि वो लोग बहुत बेहतर चीज़ें बता सकते हैं। इसलिए हमने आज दीपक सिंह और भूपेंद्र द्विवेदी को आमंत्रित किया है। राघवेंद्र राजू, परिवारवाद मुद्दा बहुत बड़ा है, लेकिन माफियावाद भी, और ख़ासतौर पर उत्तर प्रदेश में बहुत सारे माफियावादी दल हैं। हमारी ये रिपोर्ट जो आप लोगों ने
सुनी होगी, देखी होगी और दर्शकों ने भी देखी कि माफियावादी और परिवारवादी ये उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल और अवध में बहुत कुछ तय करेंगे। राघवेंद्र राजू। नहीं दुर्गेन जी, आपकी बात सही है। कल प्रधानमंत्री जी ने जो बोला कि वंशवादी दल जिस राज्य में रहे उसे बर्बाद कर गए, उनके लिए उन्होंने कहा कि उनके लिए परिवार वाले मेरे लिए राष्ट्र प्रथम है। कहने का तात्पर्य यह है कि माफियाओं का एक लंबा दौर रहा 1980 से लेकर के 2000 तक, और 2000 के बाद 2012 तक भी कोई भी बड़ा माफिया या बड़ा नेता माफिया अगर चुन करके आता था तो लोग उसके साथ सेल्फी खिंचाने में बहुत वाही महसूस करते थे। लेकिन दुर्गेन जी, आपने देखा होगा कि 2017 के बाद ये ट्रेंड बदला है, और जब से उत्तर प्रदेश में योगी सरकार आई तो निश्चित तौर पर मैं समझता हूं कि ये दुर्दिन आने लगे। लेकिन ये भी बात सच है कि तमाम जो नेता थे और जो तमाम सहयोगी दल थे, चाहे वो माफिया मुख्तार अंसारी रहे हों, चाहे अतीक अहमद जी जो अब नहीं है हमारे बीच, वो भी 2 बार निर्दल रहे, और 2 बार 1999 में 2002 में वो अपना दल से पहले जो है अपना दल से प्रतापगढ़ से वो चुनाव हार गए थे, लेकिन 2002 में अपना दल से इलाहाबाद पश्चिमी से जीतकर वो 5वीं बार विधायक बने थे। फिर वो सपा में आ गए थे। और इसके बाद विजय मिश्रा को ही देख लीजिए कि वो पहले समाजवादी पार्टी में वो गए, उसके बाद 2017 में वो निषाद पार्टी का दामन थामे, और निषाद पार्टी का दामन थामने के बाद वो भाजपा की एकमात्र सीट उस समय की थी कि वो इतनी बड़ी लहर में वो जीत करके विजय मिश्रा जी चुनाव में निषाद पार्टी से आ गए। कौमी एकता दल जिसकी आपने अभी अफजाल जी की बात की, वो ओम प्रकाश राजभर जी से उनके पारिवारिक रिश्ते कोई छिपे नहीं है। आज वो उनकी पार्टी सुबह सपा और ये इन दोनों का आपस में एक तालमेल रहा है। और आपने जो बड़ी लंबी फहरिस्त दिखाई है अंडरवर्ल्ड माफिया बबलू श्रीवास्तव से लेकर के और तमाम लोगों की जो आपने दिखाई कि मुन्ना बजरंगी की पत्नी चुनाव लड़ी, इसके बाद और भी तमाम जो माफिया दिखाए, और ये भी बात आपने जो जिक्र किया है माननीय हरिशंकर तिवारी जी का, 20 साल तक वो विधायक रहे और इसके बाद वो सपा बसपा की राजनीति में रहे। अब वो दुनिया में नहीं है, लेकिन निश्चित तौर पर पूर्वांचल में उनका एक बहुत बड़ा दबदबा था। अब जो सहयोगी दल है, अब ये बात ठीक है कि आज परिवारवाद पर बहुत पूरे देश में एक नया कि मोदी की गारंटी है, वो तो अपनी जगह है। अब हर आदमी ये डाल रहा कि मैं मोदी का परिवार हूं, तो जो नया नारा आ गया है कि मोदी का परिवार, और जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी आज वंशवाद पर और वंशवादी दलों पर बोल रहे हैं, यह निश्चित तौर पर है कि अभी भी कवायद जारी है। अभी मैं देख रहा हूं कि जिन सीटों पर प्रत्याशी घोषित नहीं हुए हैं वहां पर भी तमाम सहयोगी दल जो भारतीय जनता पार्टी के साथ, अभी मैं समझता हूं 39 दल हैं पूरे देश में, और वो बढ़कर के हम मैं कल बोल ही रहा था, और 50% का टारगेट है, तो हो सकता है कि धीरे धीरे उनके साथ जुड़ करके 50 दल हो जाए। अपराधियों का कोई वो नहीं, आपने देखा हो फरकाबाद में तमाम जो माफिया पोषित हुए, जिस तरीके से योगी सरकार ने कार्रवाई की, और ये जो मैटर आया जौनपुर का, दुर्गेंद्र जी फरकाबाद में एक बहुत बड़े व्यवसायी हैं, हिंदूवादी संगठनों से जुड़े हुए हैं, श्री भगवान रस्तोगी जी, 278/2023 फरकाबाद कोतवाली सदर में एक FIR दर्ज होती है, और वो माफिया साजिद इकबाल के खिलाफ दर्ज होती है। और आप देखिए कि 2-2 बार जांच वापस आती है मुख्यमंत्री कार्यालय से कहने के बाद, लेकिन ये तंत्र है, और तंत्र का क्या मंत्र है, वो FIR लगा देते हैं, लेकिन CGM कोर्ट में अभी तक वो FIR पर फाइनल नहीं लगता। और उनके साथ में जो बड़ा गैंग है, जमशेद अब्बास, अतर अब्बास जैसे लोग, तो ये तमाम जो वफ के नाम पर जमीनों पर कब्जेदार थे, ये तमाम जो चलता रहा माफिया राज के पीछे जो सिंडिकेट खड़ा है, और इन तमाम। राघवेंद्र जी, क्या इस मामले में क्या समाजवादी पार्टी ने कार्रवाई करने से रोका किसी को? क्या वो समाजवादी पार्टी के लोग हैं? भाई आप ही कह रहे हो कि मुख्यमंत्री कार्यालय के कहने के बाद भी कार्रवाई नहीं हो रही, तो तंत्र कहीं ना कहीं मिले हुए ना लोग। कह रहे हैं बात एकदम सही है। खुटन कांड आपके सामने ही था, जिस तरीके से खुटन में ललई यादव का उस समय जो आप देख रहे थे और ये कांड हुआ था, उत्तर प्रदेश में योगी सरकार निश्चित तौर पर, मैं मुख्यमंत्री जी जितने सख्त हैं, लेकिन तंत्र उनका जो है, तंत्र मैं कह रहा हूं
जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो आज जो आप देख रहे हैं कार्रवाई हो रही है। कृपा शंकर सिंह जी का जिस तरीके से कल भगवा स्वागत जौनपुर में हुआ और उसी समय न्यायालय में कोर्ट परिसर में जिस तरीके से कोर्ट में उनको ये ठीक था कि भाई उनको धनंजय सिंह को सजा आज 7 साल की सुनाई गई, लेकिन आप देखिए कि आप पेपरों में सारे देश की मीडिया ने उन्होंने लिखा भी कि 43 मुकदमे धनंजय सिंह पर दर्ज थे। और आपको यह भी याद होगा कि पिछले दिनों जब ये कांड हुआ था, जो फुटेन कांड, उसमें उनको गृह मंत्रालय से कैटेगरी सुरक्षा भी प्राप्त थी दुर्गेंद्र जी। तो ये तमाम जो तंत्र है, तंत्र के साथ में जो राजनीतिक दल है, अब प्रधानमंत्री जी की जो मुहिम है और मुख्यमंत्री जी की मुहिम है, उसमें जो तंत्र है, इस तंत्र में कहां जंग लगी हुई है। आज के बाद ये प्रश्न तो उठता है। ठीक है राघवेंद्र जी, ठीक है, मुझे एक ब्रेक पर जाना है, मैं रोक रहा हूं आपको राघवेंद्र जी, एक ब्रेक पर जाना है। इस तंत्र का मंत्र क्या है? वो चाहे तंत्र सिस्टम को हम कह लें या तंत्र वो जो हर कीमत पर चुनाव जीतना चाहता है, उसका मंत्र क्या है? क्या वो परिवारवादी हो चाहे और चाहे माफियावादी हो? अगर सीट वो जीत रहा है तो चाहे सीधे और चाहे परोक्ष रूप से इन राजनीतिक दलों को वो व्यक्ति चाहिए और उसका इस्तेमाल ये करते हैं। देश में सबसे बड़ा मुद्दा परिवारवाद को लेकर प्रधानमंत्री लगातार परिवारवादी पार्टियों पर हमला कर रहे हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में जहां 80 सीटें जीतने का दम भर चुकी है भारतीय जनता पार्टी, वहां माफियावाद भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। और इस माफियावाद के जरिए राजनीतिक दल अपने नुमाइंदे संसद और विधानसभा में भेजते रहे हैं। चर्चा में आज इसी बात को लेकर हम सवाल उठा रहे हैं कि चाहे सीधे हो चाहे बैकडोर से माफिया हर आदमी को चाहिए। बातें भले ही माफिया मिटाने की हों, लेकिन कहीं ना कहीं अगर राज्यसभा जीतना है तो माफिया की ज़रूरत पड़ेगी, लोकसभा जीतना है माफिया की ज़रूरत पड़ेगी, विधानसभा जीतना है माफिया की ज़रूरत पड़ेगी, फंडिंग माफिया से चाहिए। जो ये छोटे छोटे दल हैं, इन पर आरोप लगते हैं माफिया की फंडिंग का। और पूर्वांचल धनंजय सिंह के जेल जाने के बाद पूर्वांचल में एक तरीके से एक नया समीकरण बनता नजर आ रहा है, एक नई जंग देखने को मिल सकती है इस लोकसभा चुनाव में। हमारे साथ लगातार मेहमानों का पैनल जुड़ा हुआ है। पवन गोयल भारतीय जनता पार्टी के नेता, उनकी तरफ रुख करेंगे। पवन गोयल, राजनीति अच्छी बात है, स्वच्छता की राजनीति आपकी पार्टी करते हैं, सारे लोग करते हैं। परिवारवाद है मुद्दा, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारे ऐसे दल हैं जिनका गठबंधन आपकी पार्टी से है, वो परिवारवादी भी हैं और माफियावादी भी हैं, वो माफियाओं को ही पालते पोसते हैं। पवन गोयल। सर दुर्गेन जी नमस्कार। चौहान साहब, उत्तर प्रदेश में जब माननीय योगी जी को मुख्यमंत्री बनाया गया था तो किसी को नहीं पता था कि ये मुख्यमंत्री बनेंगे। विष्णुदेव साहा हो, भजन लाल शर्मा हो, चाहे मोहन यादव हो, अनएक्सपेक्टेड थे। और अभी मैं आपको राजस्थान के एक सांसद को टिकट दी गई है, वो छोटे से गांव के प्रधान है। उन्होंने क्या, राजस्थान की जनता ने भी नहीं सोचा था कि उन्हें मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का टिकट मिल जाएगा। आपने जो परिवारवाद और ये माफियावाद की बात की है ना, तो मैं ये समझता हूं कि उत्तर प्रदेश की, आप लखनऊ की, जौनपुर की या पूर्वांचल की जो बातें कर रहे हैं, मुझे लगता है कि आज देश की राजनीति में उत्तर प्रदेश, जो उत्तम प्रदेश के नाम से जाना जा रहा है, जिसके ऊपर ये आरोप लगते थे कि उत्तर प्रदेश का कोई भी सीएम अगर नोएडा जाएगा तो दोबारा मुख्यमंत्री नहीं बनेगा। माननीय योगी जी को पहली बार मैंडेट मिला, दूसरी बार मैंडेट मिला, तीसरी बार मेयर की 17 सीटें भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश की जनता ने दी। दूसरा, अब बात करते हैं ये तो परिवारवाद की। मैं ये कहना चाह रहा हूं, क्या किसी पार्टी के अंदर क्षमता है कि अखिलेश यादव या उनके परिवार में से किसी सदस्य को बाहर निकाल दे समाजवादी पार्टी में? पहली बात, क्या गांधी परिवार को कोई पूरी कांग्रेस पार्टी में बाहर निकाल सकता है? क्या लालू यादव या उनके परिवार को कोई बिहार की राजनीति से उन्हें बाहर कर सकता है? इसको कहते हैं परिवारवाद। दूसरी बात, अगर भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दलों में परिवारवाद है तो उनको टिकट, उनको संरक्षण उन सहयोगी दलों ने दिया है, ना कि भारतीय जनता पार्टी के सिंबल से वो चुनाव लड़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दल होना और भारतीय जनता पार्टी के किसी कार्यकर्ता पे परिवार का आरोप लगना, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। मतलब आप मलाई काटोगे परिवारवाद की
सीटें जीतोगी परिवारवाद की, वाया माफिया फायदा लोगे परिवारवाद का, माफियावाद का, और कहोगे कि हम पाक साफ हैं। ये बातें कैसे चल सकती हैं भाई, कैसे चल सकती है? वो सीटें तो एनडीए और सरकार बनाने में ही काम आएंगी ना, जो 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 परिवारवादी पार्टियां जीतेंगी। मैं जवाब दे रहा हूं आपको, बोलिए। आप देखिए 2014 में, 2019 में या आप 2024 में आने वाले इलेक्शनों में जो भारतीय जनता पार्टी को समर्थन 2 बार मिला या तीसरी बार जो मिलने जाएगा, भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत मिलेगा। और उत्तर प्रदेश में भी जो सरकार बनी माननीय योगी जी की पहली बार और दूसरी बार, तो सहयोगी दलों का साथ तो रहा था, लेकिन अपने बलबूते पर भी सरकार आई, बैसाखी पे सरकार नहीं आई है। और जो आप परिवारवाद और माफियावाद की बात कर रहे हैं, तो उत्तर प्रदेश की सरकार पर ही ये आरोप लगाए जाते हैं कि ये एनकाउंटर धर्म और जाति देखकर किए जाते हैं, और महिलाओं ने, मैं जनता सारे ने, पुरुषों ने। राजनीतिक दलों की बात कर रहा हूं, समाजवादी पार्टी को तो आप लोग कहते ही हैं। मैं सारे राजनीतिक दलों की बात कर रहा हूं कि भाई जो अच्छा है वो कड़वा कड़वा थू करोगे, अच्छा अच्छा गप। जब आपके ऊपर दाग लगेगा तो कहोगे नहीं नहीं हम तो माफिया विरोधी हैं, और जब सीट जीतनी होगी तो माफिया का सहयोग लोगे। ये सारे राजनीतिक दलों का हाल है ये। एक सेकंड और, हाँ मैं कह रहा हूं, फिर आपके मीडिया चैनल ही तो बोलते हैं ना, आपके सहयोगी चैनल ही तो बोलते हैं उत्तर प्रदेश बन गया। और सुनिए दूसरी सबसे बड़ी बात, अगर भारतीय जनता पार्टी की वहां सहयोगी दलों के साथ सरकार है तो आंकड़े घट रहे हैं, क्यों थानों की संख्या बढ़ रही है, क्यों लेडीज के लिए मैं आई हेल्प यू लगे जा रहे हैं, क्यों महिलाएं कह रही हैं कि हाँ हम सुरक्षित है पहले से। ठीक है, ये जनता की बात को भी तो आप मानेंगे ना, या आप अपनी बात रखकर या विपक्ष के नेता की तरफ से बैटिंग करके उन्हीं बातों को ऊपर करेंगे? तो मैं तो आपकी बात से इत्तेफाक नहीं रखता साहब। नहीं, आप गलत आरोप लगा रहे हैं। हम किसी की बैटिंग करने के लिए नहीं आए। गोयल, मिस्टर गोयल, आपने लगाया, मिस्टर गोयल, आपने आरोप लगाया भारतीय मिस्टर जनता गोयल, पार्टी पे। मैंने उस बात की, मिस्टर गोयल, बात का उत्तर दिया। मिस्टर गोयल माफ कीजिएगा, कड़वे सवाल पूछने के बाद सभी का यही हाल होता है, आपका ही नहीं। अभी समाजवादी पार्टी सवाल पूछेंगे तो वो कहेंगे आप बीजेपी के आदमी हैं, अभी और किसी से पूछेंगे तो कहेंगे कांग्रेस के आदमी। ये फितरत हो गई है राजनीति में कि अपनी चीज छिपाने के लिए आप दूसरे पे आरोप लगा दो, ये फितरत हो गई। समाजवादी पार्टी के नेता की तरफ रुक करता हूं, डीपी यादव, आपकी पार्टी के लोग, आपकी पार्टी, अब शांत हो जाइए, समझ गया मैं। डीपी यादव, आपकी पार्टी के जो अध्यक्ष हैं वो बाकायदे मुस्कुरा कर माफिया धनंजय से मिलते हैं। आपकी पार्टी से उसको टिकट मिल रहा था, बहुत सारे लोग बैटिंग कर रहे थे, आपके एक प्रवक्ता का भी बाकायदे वायरल हुआ, आपके अध्यक्ष जी का हाथ मिलाते हुए वायरल हुआ। ये चल क्या रहा है, ये हो क्या रहा है डीपी यादव? देखिए दुर्गेश जी, अभी यहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी बातें भारतीय जनता पार्टी के साथी हमारे कर रहे हैं। मैं आपकी बात पर भी आता हूँ। देखिए राजनीति में मिलना जुलना लगा रहता है। आदरणीय अखिलेश यादव जी इसीलिए जाने जाते हैं कि उन्होंने हमेशा माफियाओं को किनार किया है। जब हमारे पहले टर्म की सरकार थी उनकी 2012 से लेकर के 2017 तक दुर्गेश जी, तो निश्चित रूप से उन्होंने तमाम माफियाओं को सरकार से बाहर करने का और पार्टी से भी बाहर करने का काम किया था। अब देखिए मैं आता हूँ, भारतीय जनता पार्टी के जो मित्र हैं बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे कि हमने मध्य प्रदेश में इनको मुख्यमंत्री बना दिया, उस प्रदेश में उनको नहीं, उसका कोई लेना देना नहीं, वो विषयांतर है, उस पर मत बोलिएगा, मैं उसको मानता ही नहीं, वो विषयांतर है। आप यूपी पे रहिए, कुछ भी बना दिया उनकी पार्टी में, किसी को बना दे, पवन गोयल को मुख्यमंत्री बना दे, हमारा क्या लेना देना, हमारा क्या लेना देना। तो दुर्गेश जी इनसे पूछिए कि या आज भारतीय जनता पार्टी या आरएसएस में किसी की हैसियत है मोदी के अलावा किसी को प्रधानमंत्री बना सकता है? वन मैन शो चल रहा है भारतीय जनता पार्टी में, सर्वे सर्वा मोदी जी हैं भारतीय जनता पार्टी के। मोदी जी जो कहेंगे वही होगा, आरएसएस जो कहेगा वही होगा। क्या ये ढंग की चुप कर सकते हैं कि हमारे 2024 में मोदी का प्रधानमंत्री हो सकता है? भारतीय जनता पार्टी का सामान्य करता है या भारतीय जनता पार्टी का सामान्य नेता कोई प्रधानमंत्री बन सकता है? नहीं, वो सामान्य कार्यकर्ता ही है, वो सामान्य कार्यकर्ता ही प्रधानमंत्री बने भाई, ये क्यों पूछते हैं? लेकिन मोदी जी के अलावा कौन बन सकता है इस समय? ये तो बताइए ना, प्रश्न तो ये है। मोदी जी के अलावा कोई बन सकता है, कोई कल्पना कर सकता है? नहीं कर सकता है। तो भारतीय जनता वो बहुत पार्टी अच्छी तरीके से अगर देश चला रहे हैं तो फिर उनको बदलने की भी क्या जरूरत है? क्या किस अच्छी तरीके से बना रहे हैं बताइए? कहाँ चला रहे हैं? देश में बेतासा महंगाई है, बेरोजगारी चरम पर है, अच्छा माफिया के सवाल को आप दोनों डाइवर्ट कर देते हैं। वो चले गए कि पूरे प्रदेश में क्या क्या बना डाला और आप भी घुमा रहे हैं, आप भी घुमा रहे हैं, आप भी कहेंगे बीजेपी के लिए हम बैटिंग कर रहे हैं, अभी आप भी यही बात कहेंगे।
उत्तर प्रदेश में माफियाओं को अगर मंत्री पद से किसी ने सबसे पहले नवाजा है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। कल्याण सिंह ने नवाजा था 1996-97 में, कल्याण सिंह की सरकार थी और 12 विधायकों को उन्होंने मंत्री बनाया था जो आपराधिक छवि थी। और 2000 में जब राजनाथ सिंह की मुख्यमंत्री पद लिए तो 70 विधायक इनके आपराधिक छवि थे, जिसमें से 18 को इन्होंने मंत्री बनाया था। इतिहास नहीं देखते हैं लोग, केवल सतही बातें करते हैं लोग, ठीक है, पूर्वाग्रह से प्रेरित बातें करते हैं लोग राजनीति में। ठीक है। भारतीय जनता पार्टी और इनके उप मुख्यमंत्री, मैं नाम लेकर के कह रहा हूं, जो वर्तमान में केशव प्रसाद मौर्य हैं, इन्होंने लोकसभा में हलफनामा दिया था। लोकसभा का चुनाव जब लड़े थे उनके ऊपर 10 आपराधिक मामले थे, 302 से लेकर के आपके 153 420 तक मामला दर्ज था। क्या हुआ उन मामलों का? और एडीआर की रिपोर्ट क्या कहती है? एडीआर की रिपोर्ट ये कहती है केशव मौर्य नेता है भाई, माफिया नहीं है। केशव मौर्य नेता है, माफिया नहीं है। तो आपराधिक मामले तो दर्ज है, मामले तो दर्ज है। चलिए पवन गोयल जवाब दीजिए जल्दी से, 10 सेकंड में। पवन गोयल, तो अपराधी और माफिया बनाता है, जो मामला दर्ज होगा उसी के अनुसार अपराधी। ठीक है डीपी यादव, ठीक है डीपी यादव शांत हो जाइए। बोलिए पवन गोयल, 20 सेकंड में जवाब दीजिए इनका। की जो गवर्नमेंट है वो एडीआर की रिपोर्ट ये कहती है कि इसमें 20 मंत्रियों के विरुद्ध कहीं ना कहीं संगीन मामलों में अपराध। ठीक है, अब उनको बोलने दो भाई, जवाब देने दो पवन गोयल को। बोलिए पवन जी गोयल। जी प्लीज, बताइए, जवाब दीजिए। जी जी बताए, सवाल बताए अपना। सवाल तो किया ना उन्होंने कि आपके यहाँ आप ही लोगों ने परंपरा शुरू की, अपराधी लोगों को पालते हैं। आपके डिप्टी सीएम, उनके पास बहुत सारे मुकदमे थे। अभी राज्यसभा के चुनाव में आपने कुख्यात माफिया जो सपा का विधायक भी था अभय सिंह, उसका समर्थन लिया। उसके साथ आपके मुख्यमंत्री फोटो खिंचा के ऐसे ऐसे कर रहे थे। जनता को कौन सा संदेश दे रहे थे? यही सवाल है, इसका जवाब देना आपको। हाँ जी जी, मैं उत्तर दे रहा हूँ। चौहान साहब, पहले तो मैं आपको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देना चाहता हूं। अभी आपने कहा क्रिमिनल विधायक समाजवादी पार्टी का और आपके मुख्यमंत्री, कम से कम आपने इस चैनल पे ये तो मान लिया मैं मानता हूं क्रिमिनल विधायक है, मैं मानता हूं ना, बहुत अच्छी बात है। मुकदमे हैं उस पे, दे रहा हूं इस बात के लिए, उस पे मुकदमे हैं, इस बात के लिए क्रिमिनल विधायक है। सुनिए सुनिए, हाँ सुनिए, तो मैं तो आपको इस बात के लिए भाई मैं क्रिमिनल को क्रिमिनल ही कहूंगा, चाहे आप पाल लो, चाहे अखिलेश यादव पाल रहे हैं, चाहे समाजवादी पार्टी पाले, चाहे भाजपा पाले, मैं क्रिमिनल को तो क्रिमिनल ही कहूंगा। चौहान साहब, नाराज मत होइए, उत्तर ले लीजिए। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं चौहान साहब कि आपने साइकिल डीपी यादव जी का जो पंचर हो चुकी है, उनको उत्तर तो आपने खुद ही दे दिया कि समाजवादी पार्टी के विधायक जिन्होंने क्रॉस वोटिंग की, अब वो क्रिमिनल है। तो यादव साहब, आपने क्यों गले लगा लिया? आपको उनके वोट की क्या जरूरत है भाई? पवन गोयल, क्या जनता को संदेश देंगे आप? आप माफियावाद के खिलाफ लड़ भी रहे हैं और आपके सहयोगी दल सुभाषपा का जो अध्यक्ष है, उन्होंने मुख्तार अंसारी के लड़के को टिकट दे रखा है, विधायक उनके दल से। भाई आप राजनीति में दोनों तरह बातें नहीं होंगी। बिल्कुल 60 सेकंड या तो मुझे बोलने देना। बोलिए पूरे 60 सेकंड घड़ी देख रहा हूं, 60 सेकंड में रोक, घड़ी देख लीजिए आप। बोलिए। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जिन भी नेताओं का दामन भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दल के साथ जुड़ा, उनमें से किसी की हिम्मत नहीं है आपराधिक मामले हो। लेकिन इनके अतीक अहमद 1979 से हिस्ट्री शीटर, चुप रहिए यादव जी, चुप रहिए, बीच में मत बोलिए, यादव जी शांत रहिए, बोलने दे भाई। आप बोल रहे थे, दंगल मत करिए, दंगल मत करिए भाई। बिल्कुल गलत बात है। रुकिए डीपी यादव उनको बोलने दीजिए। डीपी यादव, मैं आवाज बंद कर दूंगा। डीपी यादव रुकिए, डीपी यादव, गलत बात है। डीपी यादव का आवाज बंद की जाए। डीपी यादव, डर क्यों लग रहा है? चौहान साहब, बिल्कुल गलत बात है ये, मैं इनके बीच में बोला नहीं, मैंने पूरा मौका दिया। बोलिए ना, आपकी आवाज जा रही, बोलिए, उनको करने दीजिए, बोलिए। चौहान साहब, मैं ये कह रहा हूं कि इनके राज्य में तो ये आरोप लगते थे पूरे उत्तर प्रदेश में कि पुलिस खड़ी है और क्राइम हो रहा है। आज उत्तर प्रदेश की वही पुलिस है कि पुलिस से क्रिमिनल डरते हैं। माननीय योगी जी ने पहले ही कह दिया था, जितने भी हिस्ट्री शीटर हैं, जितने भी कुख्यात अपराधी हैं, या तो हथियार डाल दो, नहीं तो उनको उसी भाषा में समझाया जाएगा जिस भाषा में वो बात करते हैं। उस अतीक अहमद के लिए 7 जजों की बेंचों ने क्या बोला था, हम इनके खिलाफ कोई स्टेटमेंट और टिप्पणी नहीं देंगे, और उनको समाजवादी पार्टी ने लोकसभा का टिकट दिया। लेकिन उत्तर प्रदेश की आज भाजपा की सरकार में किसी की इतनी हिम्मत नहीं है कि वो क्राइम कर दे, और अगर क्राइम करता है, जब जेसीबी चलती है ना, तो छाती भी ये समाजवादी वाले पीटते हैं और उसके बाद धर्म का चश्मा दिखाते हैं। मैं बता दूं, 174 एनकाउंटर के अंदर से जो धर्म की बातें कर रहे थे, उसमें विकास दुबे भी था, अनिल दुरेजा भी था। उसके ऊपर ये नहीं बोलेंगे
लेकिन धर्म का आरोप हमारे ऊपर लगाएंगे। यही कारण है कि आज उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बन गया। आज किसी की हिम्मत नहीं है, अगर सहयोगी दल भी है तो तीर की तरह सीधे हैं। आज कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश की सबसे बेहतर है। ठीक है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। मैं पत्रकारों के पास जाता हूं। जौनपुर से हमारे साथ दीपक सिंह जुड़े हैं। दीपक सिंह, आप लोग बहुत कठिन स्थितियों में रिपोर्टिंग करते हैं, सच खबरों को बाहर लेकर आते हैं। माफिया परिवारवाद मुद्दा है इस देश में, प्रधानमंत्री ने बनाया, उसका जवाब भी चल रहा है कि कौन परिवार क्या है। लेकिन पूर्वांचल और अवध क्षेत्र में उत्तर प्रदेश में माफियावाद भी एक मुद्दा है, लेकिन इस पर सारे दल बचते हैं। दीपक सिंह जी सवाल करिए, आवाज नहीं आई। बोलिए। सवाल आप अपना फिर से करिए, आवाज नहीं आती। मैं कह रहा हूं कि परिवारवाद एक मुद्दा हो सकता है। भारतीय जनता पार्टी तमाम दलों को परिवारवादी कह रही है, हमले कर रही है, वो कह रही राज्य नष्ट कर रहे हैं, देश नष्ट कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी का अपना नजरिया है, वो उस पर वो मुद्दा बनाया। लालू प्रसाद यादव के बयान के बाद बीजेपी ने उसको मुद्दा बनाया। लेकिन अवध क्षेत्र और पूर्वांचल परिवारवाद के साथ यहां माफियावाद भी मुद्दा है। बोलिए दीपक। उनको आवाज ही नहीं आ रही है, मुझे लगता है। जी दुर्गेन जी, अगर परिवारवाद मुद्दा है जो लालू यादव ने उठाया है पिछले दिनों कि मोदी जी पर, तो परिवारवाद की बात करें, पूर्वांचल की बात करें, जिस तरह से धनंजय सिंह को 4 दिन पूर्व जैसे भाजपा का इस्लाम प्रत्याशियों की सूची आई, उसमें कृपाशंकर सिंह का नाम आया, अपने ट्विटर हैंडल से जैसे धनंजय सिंह ने लिखा कि हम चुनाव में आ रहे हैं, तो ऐसे जौनपुर की राजनीति बदल गई और कानूनी शिकंजा कसने लगा। धनंजय सिंह की बात करें तो कल अचानक उनके कोर्ट से आता है, उसका आरोप सिद्ध होता है, जिसमें 2020 का मामला है 10 मई का, जिसमें अभिनव सिंघल के द्वारा एक लाइव और मुकदमा दर्ज कराया जाता है, जिसमें स्टॉक की। धनंजय ने कहा कि उन्हें चुनाव लड़ने से रोकने के लिए ऐसा किया गया। धनंजय को भी इसी सरकार में सुरक्षा प्राप्त थी पहले। 7 साल से जी मैंने कहा धनंजय ने आज कहा है कि उनको चुनाव लड़ने से रोकने के लिए ऐसा किया गया। वहां उन्होंने उनका एक बयान आया है कि ये चुनाव रोकने के लिए षड्यंत्र किया गया है। कहीं न कहीं जौनपुर की जनता में इसकी चर्चाएं भी हैं, क्योंकि कल ही कृपाशंकर सिंह जनपद जौनपुर में आते हैं, माँ शीतला का दर्शन करते हैं। उसी के आसपास के समय में उनको कोर्ट में बुलाया जाता है और उनको आरोप सिद्ध करते हुए कस्टडी में ले लिया जाता है। तो तमाम तरह की बातें चल रही हैं, उनकी पत्नी को सपा से आने की बातें चल रही हैं। लेकिन जो राजनीतिक परिवारवाद की बात होती है, धनंजय सिंह की पत्नी भाजपा में है, अपना दल यश में प्रत्याशी है, कहीं न कहीं भाजपा से जुड़ी हुई है। वो जौनपुर नगर पालिका की जिला पंचायत की अध्यक्ष है। तो एक तरफ से धनंजय सिंह प्रतापगढ़ में जाते हैं, एक शादी समारोह में एक वीडियो आ रहा होता है, हाथ में जाते हैं। जब से ये वीडियो वायरल होता है तब से भाजपा खेमे में खलबली मच जाती है, कहीं धनंजय सिंह सपा में जा रहे हैं। इस तरह से दबाव बनाने के लिए, राजनीतिक दबाव बनाने के लिए धनंजय सिंह को जेल भेजा गया। आज हमारी बात भी कृपाशंकर सिंह से हुई तो उन्होंने कहा ये कानूनी बात है, कोर्ट के मामले में कुछ नहीं बोलेंगे। भाई 2020 का मामला है और आज यही चुनाव, मतलब इसमें तारीखी सबसे बड़ी बात, इसमें जो गवाह हैं, जो वादी हैं, सब हॉस्टाइल हो चुके हैं, कुछ भी नहीं बचा था। और वादी दीपक सिंह कोर्ट ने कुछ तो देखा होगा ना, ये तो कोर्ट का फैसला है, इसमें ना कृपाशंकर है, ना सरकार है, ना बीजेपी है। उसमें कुछ बातें सुनिए बात, उसमें कुछ इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस पर इनको सजा सुनाई गई है, सीसीटीवी की कुछ बातें हैं, कुछ व्हाट्सएप चैट की बातें सामने आ रही हैं। लेकिन जब वादी मुकदमा मुकर जाता है, गवाह हॉस्टाइल हो जाते हैं, तो फिर स्टैंड केस नहीं करता है। फिर भी इसमें बात करें तो जब धनंजय सिंह पर इस तरह के 41 मुकदमे बताए जाते हैं, इसमें पहले मुकदमे में इस तरह की सजा हुई है। बाकी बात करें तो एसटीपी के मामले में तो जो 2020 का मामला है, तारीख चल रही थी, चीजें थी, तो ठीक है दीपक रोक रहा हूं आपको। इस सवाल को थोड़ा इस तरीके से देखते हैं। धनंजय सिंह को किया गया, धनंजय सिंह जैसा कर रहे हैं कि उनको रोकने के लिए षड्यंत्र किया गया। हमारा जो आज प्रश्न है कि जो लोग परिवारवाद की बात करते हैं
जो लोग परिवारवाद के खिलाफ अभियान चलाते हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग ऐसा कर रहे हैं लगातार, वो कह रहे हैं कि भाई सारे सपा या जो अन्य दल हैं परिवारवादी हैं। लेकिन जो एनडीए का गठबंधन है, जैसे अपना दल आपने कहा, वो परिवारवादी पार्टी है, एक ही परिवार चलाता है, धनंजय की पत्नी उसमें श्री कला रेड्डी हैं, इसी तरीके से ओम प्रकाश राजभर जो एनडीए में हैं, वो उनका विधायक मुख्तार अंसारी का बेटा है। ये दोहरा चरित्र कैसे चलेगा? वही बात है, दोहरा चरित्र। भाजपा एक तरफ कहती है कि हम माफियावाद दूर करेंगे, अपराधियों पे काम कर रही है, दूसरी तरफ अपराधियों को संरक्षण देने का काम बैकफुट से करती है। भाई अभी तक तो 4 साल से बाबा की सरकार 7 साल हो गया। धनंजय सिंह को 2 साल की पत्नी 3 साल से जिला पंचायत के अध्यक्ष है, अपना दल यश से है, और सत्ता का भाई ये सब इस तरफ के चुनाव होते हैं जिला पंचायत के, नगर पालिका के, तो इसमें शासन सत्ता का पूरा वर्चस्व रहता है। तभी जब शासन तो मैं इसमें काउंटर करना चाहता हूँ। हाँ, मैं आऊंगा अभी आपके पास, आऊंगा अभी आऊंगा। मैं वरिष्ठ पत्रकार भूपेंद्र द्विवेदी को लेता हूं, बलिया से जुड़े हैं। भूपेंद्र द्विवेदी, उत्तर प्रदेश का जो पूर्वांचल इलाका है, वहां पर आप अच्छी तरह जानते हैं, आप लोग वहीं के बासिंदे हैं, सारी चीज़ों को जानते समझते हैं। कहीं ना कहीं ये माफिया बाहुबली चाहे जिस दल के समर्थन में हो, लेकिन अभी भी इनका असर है और राजनीतिक दल इनको गले लगाते हैं। ये असर वसर डाल पाते हैं चुनाव में कि नहीं, ये जानना चाह रहे हैं आपसे हम। देखिए, मैं बता दूं कि जिस तरह से 80 के दशक के बाद से क्षेत्रीय दलें जो है अस्तित्व में आई, उसके बाद से क्षेत्रीय दलों को इससे परहेज, आदमी चरित्र का अच्छा होना चाहिए, वो जनाधार वाला होना चाहिए। उनका सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद रहा क्षेत्रीय दलों का कि हमको जिताऊ और बिकाऊ कैंडिडेट चाहिए, और उसमें माफियावाद को जिस तरीके से इन सबों ने बढ़ावा दिया, चाहे कोई भी क्षेत्रीय दल हो, उसके धीरे 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 वो एक ट्रेंड सा डेवलप हुआ, और ट्रेंड जो है बिल्कुल एक तरह सा फैशन सा बन गया राजनीतिक दलों के लिए। तो जिस तरीके से राजनीतिक दलों ने इनको बढ़ावा दिया, और आज जो है ये माफिया जो राजनीतिक गठजोड़ में आए, तो कहीं ना कहीं बिल्कुल ये कहा जा सकता है कि इनका प्रभाव रहा है, क्योंकि ये जो माफियावाद है, इससे पार्टियों को फंडिंग भी होता रहा। इसके अलावा एक उनको सपोर्ट करने वाली एक जनता थी जिसको लेकर वो चुनाव में उतरते थे, उनकी नुमाइंदगी रहती थी, तो वो जो है एक सपोर्ट करने वाली जो उनकी जनता होती थी, उसके दम पे जो है वो क्षेत्रीय दलों को लुभाते रहे, और क्षेत्रीय दलों ने इनकी चुनाव में जो है प्रत्याशी में स्वीकारता की, उससे कहीं परहेज नहीं किया, उसको टिकट दिया है, और बाद में वही जीत के जो है फिर उनके सरकारें बनाते बिगाड़ते रहे बाद में वो वही लोग। जी जी, तो बिल्कुल ये एक तरीके से ट्रेंड सा चला, और खास करके ये आप जब गौर करेंगे तो ये क्षेत्रीय दलों के द्वारा ही इसको पल्वित और पोषित किया गया, और क्षेत्रीय दल जिस तरीके से आए, उसके बाद लगभग पार्टियों ने, हाँ ये जरूर कहा जा सकता है कि किसी राजनीतिक दल में संख्या कम हो सकती है, किसी में ज्यादा हो सकती है, लेकिन किसी पार्टियों ने परहेज नहीं किया, जिसके कारण जो है ये माफियावाद का जो है एक पूरा सिनेरियो जो है राजनीतिक में आया। क्योंकि पहले ये नेताओं को फंडिंग किया करते थे, फिर बाहुबल के साथ उनका सपोर्ट करते थे, लेकिन इन माफियाओं को जब लगने लगा कि मेरे ही पैसे से, मेरे ही बाहुबल से कोई दूसरा आदमी चुनाव में जा रहा है और विधायक और सांसद बन रहा है, तो मैं क्यों नहीं। तो इनको राष्ट्रीय दलों ने तो इनसे परहेज किया जरूर, लेकिन जो क्षेत्रीय पार्टियां थी भरपूर इनको मौका दी, और आपके सामने पूर्वांचल में अतीक अहमद इसके लाइव एग्जांपल थे। उन्होंने जो है समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ा, और कई बार जो है वो विधायक और सांसद बनते रहे। तो तमाम ऐसे लोग हैं ना, इसमें कोई इकलौता नाम अतीक अहमद का नहीं है, तमाम ऐसे लोग थे जो दागी थे, जिनको पार्टियों ने पसंद किया। वो तो बहुत लंबी फेरिस्त है, बहुत लंबी फेरिस्त है। भूपेंद्र, अपना दल से भी वो विधायक रहे, कुछ कहना चाह रहे हैं दीपक सिंह, बोलिए। हम बात करेंगे जौनपुर पूर्व सांसद धनंजय सिंह की, तो इनका एक अपना वर्चस्व है पूर्वांचल की लगभग सभी सीटों पर। इनके कुछ लोग हैं, वोट बैंक है। जौनपुर की बात करें तो 60 से 70 हजार वोट लेकर चलते हैं, चाहे ये 19 की चुनाव की बात करें, 14 के चुनाव की बात करें, तो एक इनका वर्चस्व है जौनपुर सहित पूर्वांचल के आसपास, चाहे वो बनारस हो, जौनपुर हो, भदोही हो, प्रतापगढ़ हो, अकबरपुर हो, सुल्तानपुर हो। तो माफियाओं का वर्चस्व आज भी है, ऐसा नहीं है। कुछ इलाके हो सकते हैं, लेकिन जौनपुर के आसपास के इलाकों में धनंजय सिंह का वर्चस्व आज भी कायम है।
आज जो आप दीवानी परिसर के इलाके को देखे होते, जो वीडियो हम लोगों ने कवर किया, इतना धक्का मुक्की हुई, पत्रकारों के साथ बदसलूकी हुई, किसी का मोबाइल टूट गया, किसी की इतनी गैदरिंग, मतलब 9 थानों की फोर्स लगाई और गई। पवन गोयल कह रहे हैं कि बिल्कुल विनाश हो गया माफिया का। पवन गोयल कह रहे हैं माफिया का विनाश हो गया, आप कह रहे हो 10 सीटों में असर है। नहीं देखिए, ये तो राजनीतिक प्रतिद्वंदता के कारण भाजपा जान रही थी कि सीट पर जीत नहीं पाएंगे, इसलिए धनंजय सिंह को इस तरह से कानूनी शिकंजा कसा गया। ठीक है दीपक, थैंक यू। मैं रोक रहा हूं दीपक, एक छोटी सी टिप्पणी पवन गोयल, फिर कार्यक्रम को खत्म करूंगा। पवन गोयल जल्दी से छोटी सी टिप्पणी बोलिए। जी अभी जैसे मेरे दीपक सिंह जी बता रहे थे, इन्होंने कानून प्रणाली पर भी सवाल उठा लिया, इन्होंने पुलिस पे भी सवाल उठा लिया, इन्होंने कोर्ट की जजमेंट पे भी सवाल उठा लिया। इनका मानना यह है कि कानून और जज सबके सब मिले हुए हैं, भाजपा के इशारे पे काम हुआ। ये कहना बिल्कुल गलत होगा, लेकिन इनको ये नहीं दिखा कि कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश, इस पे इन्होंने कोई टिप्पणी नहीं करी। इन्होंने सरकार पे ही, कानून सरकार के साथ साथ ये भी सफाई है क्या? ये भी सफाई तो नहीं है भाई, ये तो पत्रकार हैं। कानून व्यवस्था पे हर व्यक्ति को विश्वास है, धनंजय सिंह ने भी कहा है। आपने तो सवाल उठा दिया, आपने तो कानून व्यवस्था और जजमेंट को दोनों को कटघरे में खड़ा कर दिया, आपने तो भाजपा का तोता बना दिया उनको। नहीं, ये देश में ये देश में चीजें चलन हो गया इन चीजों का। कर दिया। एक चीज और चौहान साहब, एक चीज और 10 सेकंड ये सुनिए भूपेंद्र जी, भाई 2 साल से इनकी पत्नी अपना दल से थी, पत्नी पति भले किसी चुनाव नहीं जीत पाए, लेकिन अगर भाई जब तक ये सपा में नहीं हुए, जब तक भाजपा के बैकफुट सपोर्ट करते थे, तब तक कोई उनके ऊपर आरोप नहीं लगा, और मुकदमे भी थे इनके ऊपर। तो फिर तो आप अपर्णा यादव पर भी आरोप लगा दीजिए, साइकिल की पार्टी छोड़कर आई है आप, फिर अपर्णा यादव पर भी आरोप लगा दीजिए, वो भाजपा में शामिल हो गई है। फिर समाजवादी पार्टी सारी कैसी है? फिर तो समाजवादी पार्टी और भाई वो समाजवादी पार्टी के नेता नहीं है पवन गोयल। ठीक है, अगर भाई एक भाई ईमानदार है और एक भाई दूसरा चोर है, तो दूसरे भाई को भी चोर कहा जाएगा। अगर एक पति अपराधी है तो पत्नी को भी अपराधी कहेंगे क्या आप? ये आपको कैसा दोहरा मानचित्र है? मेरे को तो समझ में नहीं आया। आप हर चीज में, अरे वहां की गणित आप समझते नहीं, अलग कहानी है वहां। राघवेंद्र राजू, ठीक है अब टाइम ओवर हो गया। राघवेंद्र राजू छोटी सी टिप्पणी इस माफियावाद और परिवारवाद पे, जल्दी से, बहुत जल्दी से, 10 सेकंड में, कार्यक्रम खत्म। आज मैं पढ़ रहा था सुबह अमर उजाला में ही, एक पृष्ठ पे 10 नंबर पर दिया था, प्रधानमंत्री जी ने जो वंशवादी दल पर बोला है, तो उन्होंने ये भी बोला है कि पीएम ने कहा कि परिवारवादी पार्टियों के सदस्यों ने काला धन छिपाने के लिए भारत से बाहर बैंकों में खाते खोल रखे हैं। अब ये बताइए, प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं, तो अब ये जांच कौन कराएगा? अगर बाहर खाते खोल रखे हैं और अगर कोई बड़ी डील इन माफियाओं से होती है, तो ये एक बहुत बड़ी जांच का विषय है। और दुर्गेन्द्र जी, मुझे लग रहा है कि प्रधानमंत्री जी सीधा सीधा इशारा अपने सहयोगी दलों को भी कर रहे हैं, उनको सचेत करते जा रहे हैं। जो 39 दल के लोग लगातार उन पर दबाव बनाते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार में भी जो 61 टॉप 10 माफियाओं की सूची जारी हुई थी, वो तंत्र क्या कर रहा है? कौन सा मंत्र है कि जब चुनाव आता है तो तंत्र जो है सक्रिय हो जाता है, वो अपना मंत्र शुरू कर देता है। आज जौनपुर में लोग यही कह रहे हैं कि भाई धनंजय सिंह को हो गई 7 साल की जेल, अब नहीं मिलेगी उनको बेल, इसलिए भाजपा की चलेगी अब जौनपुर में रेल। तो अब रेल चलेगी और आगे क्या रणनीति बनेगी धनंजय के जेल जाने के बाद, ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन दीपक जी जो बात कह रहे थे कि वो बता रहे थे कि उनकी जो पत्नी है श्री कला रेड्डी जी, वो अपना दल एस से है, लेकिन मैं समझता हूं अपना दल अगर एस से है तो वो भाजपा की सहयोगी दल है, तो अपना दल एस को स्पष्ट करना चाहिए। मैं नहीं समझता कि भारतीय जनता पार्टी या सहयोगी दल से उनको कोई सहयोग मिला था। और ऐसे समय में मैं समझता हूं सारी पार्टियां और सारे जो सहयोगी दल भी हैं, जो आज आप जो एपिसोड दिखा रहे हैं कि आप जो दिखा रहे हैं कि सच का सारथी के न्यूज की ही ये हिम्मत है कि आज आपने ये परिवारवाद, अपराधीवाद और तमाम चीजें जो जनमानस के सामने रखी हैं। बहुत शुक्रिया राघवेंद्र राजू, बहुत शुक्रिया पवन गोयल, डीपी यादव, दीपक सिंह, भूपेंद्र द्विवेदी, आपका भी बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। आभार उन दर्शकों का जो के न्यूज को देखते हैं, हमारे खास कार्यक्रम मंथन को देखते हैं। सवाल बड़ा है, कुछ भी कह दीजिए, कोई भी कुछ भी कह के अपना चेहरा बचा ले, लेकिन वास्तव में समस्या है। एक एक सीट बड़ी महत्वपूर्ण है इस लोकसभा चुनाव में, और एक एक सीट जीतने के लिए बहुत सारे गुणा गणित हैं, बहुत सारे गुणा भाग हैं, वो आपको आने वाले
समय में भी देखने को मिलेंगे। लेकिन माफियावाद हो चाहे परिवारवाद, लोकतंत्र के लिए दोनों अच्छे नहीं हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।